बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा कि इसमें क्या बताया गया होगा। बाकी हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो इसके अंदर जानेंगे। तो हम पहले इसके कुछ थोड़े से कठिन शब्द जो हैं इस पाठ के, उनके बारे में एक बार उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सवाक फिल्म किसको कहते हैं? यानी मूक फिल्म के बाद जो पहली बोलती हुई फिल्म बनी थी। पहले जो फिल्में बनती थी उनमें आवाज़ें नहीं होती थी, तो ये पहली फिल्म थी जो बनी, तो इसलिए इसको सवाक फिल्म बोलते हैं क्योंकि इसमें आवाज़ आती थी। पटकथा क्या है? फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी, उसको हम क्या कहते हैं? पटकथा। और संवाद यानी फिल्म में की जाने वाली बातचीत, वो क्या कहलाती है? संवाद। अब पार्श्व गायक किसको बोलते हैं? जो पर्दे के पीछे गाने वाले होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कुछ सिंगर होते हैं आजकल जो गाने गाते हैं, लेकिन जो फिल्मों में हम देखते हैं जो लोग हीरो हीरोइंस को गाते हुए, तो वो उनकी खुद की आवाज़ नहीं होती है, वो आवाज़ होती है दूसरे गायकों की, तो उन्हीं को बोलते हैं पार्श्व गायक। डिस्क फॉर्म यानी रिकॉर्डिंग का एक ये रूप है जिसमें फिल्म की रिकॉर्डिंग की जाती है। किरदार जो फिल्म में काम करने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं, या जिस किरदार को वो निभा रहे हैं। खिताब एक जो उपाधि या सम्मान हमको दिया जाता है किसी भी हमारे अच्छे काम के लिए। तो चलिए अब इस पाठ को देख लेते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। किस पर लिखी हुई थी? जो पहली एक बोलती फिल्म बनी थी हमारे सिनेमा जगत में, तो उसके जो विज्ञापन लगे हुए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, उन पर ये वाली पंक्तियाँ लिखी हुई थी। और ये कब हुआ? 14 मार्च 1931 को, क्योंकि तब की एक ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है हमारी पहली बोलती हुई फिल्में बननी शुरू हुई थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। यानी पहले जो फिल्में बनती थीं उनमें आवाज़ नहीं होती थी। फिल्में तो बनती थीं लेकिन उनमें कोई आवाज़ नहीं आती थी, केवल वो हमको अभिनय करते हुए नज़र आते थे। तो यहाँ से जो है इस वाली फिल्म से, आलम आरा से, जो हमारे सिनेमा जगत की फिल्में हैं उन्होंने बोलना सीखा था, या इस फिल्म से हमारे यहाँ की फिल्मों में आवाज़ आनी शुरू हुई थी इसके बाद से। तो ये हमारी उस टाइम की पहली फिल्म थी। इसीलिए 14 मार्च 1931 जो है वो हमारे बॉलीवुड के लिए या फिल्मी जगत के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। यानी उन्होंने जब इंग्लिश की एक मूवी देखी थी शोबॉट, तो उसमें जब उन्होंने उनको बोलते देखा अभिनेताओं को, तो उन्हें लगा कि हमें भी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो उसी से प्रेरित होकर उन्होंने ये पहली बोलती फिल्म बनाई थी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने फिल्म की पटकथा बनाई। यानी कि जो उसकी कहानी थी वो क्या थी? पारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक था, उसकी कहानी थी। इस नाटक के कई गाने जो के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक
नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। तो इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें, अपनी ही धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यानी कि 3 इंस्ट्रूमेंट उनके पास थे जो केवल संगीत के लिए थे। वो कौन से थे? तबला, हारमोनियम और वायलिन। केवल इन्हीं 3 वाद्य यंत्रों का उसमें इस्तेमाल किया गया था। आलम-आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था उनका जो इस फिल्म का था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम-आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, यानी जो बिना बोलती फिल्में थी वो तो शूटिंग हो जाती थी उनकी दिन में, लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग रात को होती थी। तो जिसके लिए उनको क्या परेशानी आती थी? रोशनी की, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता था तो उन्हें जो है कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। कृत्रिम मतलब जैसे लाइट्स वगैरह, बल्ब्स वगैरह, उनकी व्यवस्था उनको करनी पड़ती थी। तो यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम-आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही हैं। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई हैं। सवाक फिर वही शब्द आया है, मतलब बोलती हुई फिल्में उन्होंने इतनी सारी बनाई। आलम-आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी, उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। अब हमारे यहाँ की जो भाषा है वो बहुत सारी भाषाओं की खिचड़ी तो है ही। हमारी हिंदी भाषाओं में बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमें मिलते हैं, तो उसमें जो प्रयोग किया गया था भाषा का, उसमें ज़्यादातर हिंदी और उर्दू भाषा की वो मेल वाली भाषा थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल, और ये दोनों नायक और नायिका जो उस टाइम के सबसे महंगे, सबसे ज़्यादा खर्चे पर आने वाले अभिनेता अभिनेत्री थे, यानी जिनका मेहनताना सबसे ज़्यादा था, जो सबसे ज़्यादा सैलरी पाते थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है, यानी कि उनका जो चयन है इस फिल्म में कैसे हुआ, इसके ऊपर भी एक किस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि वो किस्सा क्या है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें उर्दू बोलनी थी और विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने अपना हक पाने के लिए उन पर मुकदमा कर दिया। अब उस दौर में उनका मुकदमा जो था वो किसने लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। अब विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने, यानी वो मुकदमा जीत गए और फिर उनको ही उस फिल्म में नायक बनाया गया। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही, आगे भी वो ऐसी ही फिल्में बनाते रहे क्योंकि वो एक अच्छे कलाकार थे। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम-आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। ये जो फिल्म थी, ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक
हाउसफुल चली, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ इस फिल्म ने इकट्ठी की, बहुत ज़्यादा दर्शक इस फिल्म ने इकट्ठे किए और बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम उस फिल्म को देखने के लिए उमड़ा। क्योंकि एक तो वो पहली बोलती हुई फिल्म थी, उससे पहले जो फिल्में बनी थी वो सब मूक फिल्में थी जिनमें आवाज़ नहीं थी। तो हर किसी के लिए ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाली फिल्म थी, हर किसी के लिए ये अजूबे की तरह थी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ी और पुलिस के मतलब इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर नियंत्रण करने के लिए भीड़ को पुलिस का सहारा तक लेना पड़ा। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यानी इतना टाइम इस फिल्म को बनाने में लगा था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सवाक फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था। यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उनको इसलिए वो फिल्म पसंद नहीं आई थी। सवाक फिल्मों के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत फिर वहाँ पड़ने लगी, क्योंकि वहाँ पर जब बोलने वाली फिल्में बनने लगी तो उसमें उन्हें ज़रूरत पड़ी संवाद बोलने के लिए, उनको याद करने के लिए उनको लिखना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। तो अब वहाँ पर वो काम नहीं कर सकते थे हीरो हीरोइन या अभिनेता अभिनेत्रियाँ जिनको पढ़ना नहीं आता था, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि अब संवाद बोलने भी थे। पहले तो मूक फिल्में बनती थी, तो जैसे स्टंट करने वाले या उछल कूद करने वाले या पहलवान लोग होते थे, उनको क्योंकि शरीर से ही उन्हें तो अभिनय करना होता था तो उनको काम मिल जाया करता था। पर अब उन्हें संवाद बोलना भी था और गायन की प्रतिभा भी फिर जो है मतलब गायन की जो प्रतिभा थी उसकी भी कदर होने लगी थी। तो इसलिए आलमारा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में होकर उभरने लगा। अभिनेता अभिनेत्रियों को लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की एक फिल्म में नायिका थी सुलोचना, जिनकी हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा औरतों में लोकप्रिय हो गई थी कि सब उसी के जैसी हेयर स्टाइल कराने लगी थी औरतें, अपनी केस सजा उसी की तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं जो है आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एरिया में भी पसंद की गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को ही अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो बच्चों, ये था हमारा फिल्मी जगत का सफ़र कि किस तरह मूक फिल्मों से हमारे जो सिनेमा जगत ने बोलना सीखा, हमारी फिल्मों ने बोलना सीखा, कैसे कैसे कौन सी हमारी पहली फिल्म थी, किस तरीके से उसमें आवाज़ आई, कौन उसके नायक नायिका थे। और तो आशा करती हूँ आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी बातें पता चली होंगी अपने फिल्मी जगत के बारे में, उसकी शुरुआत के बारे में। धन्यवाद।